हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट से ये सेकेंड वीडियो होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर डिस्कस किए थे, उसके आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी एमसीक्यूज़ टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लेलिस्ट मेंशन की है, एमसीक्यू फिजिक्स 12th। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी एमसीक्यूज़ पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे सभी चैप्टर से। ओके, कुछ मैंने अपलोड कर दिए हैं स्टूडेंट्स और कुछ मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। देखिए, अगर आपको इस प्लेलिस्ट पर जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक पा सकते हैं और काफ़ी सारी वीडियोस के लिंक आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, आपके लिए टर्म 1 में ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ओके, तो विदाउट एनी डिले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ प्योर इंडक्टर फॉर डीसी। ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है कि भाई इंडक्टर के द्वारा डीसी के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है वो क्या होगा, वो जीरो होगा, इन्फिनिटी होगा, 1 होगा या फिर मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं, राइट। मान लीजिए एक इंडक्टर है, इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल। ओके, तो जो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल। एक्सेल का फॉर्मूला होता है देखिए ओमेगा एल, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। ओके, हम फ्रीक्वेंसी को न्यू भी लिखते हैं, एफ की जगह 2 पाई न्यू एल। ओके, तो फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी करते हैं, राइट। तो फॉर्मूला हो गया 2 पाई एफ एल। अब देखिए डीसी के लिए, फॉर डीसी, राइट, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो यहाँ पर एक्सेल क्या होगा, एक्सेल हो जाएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी की जगह हमने रखा 0 इंटू एल, यानी कितना आया, 0 आया स्टूडेंट्स। ओके, सो एक्सेल क्या है, एक्सेल 0 हो जाता है, किसके लिए, डीसी के लिए। तो डीसी के लिए इंडक्टर 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। देखिए यहाँ पर जो एक्सेल है ना, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। ओके, यानी इंडक्टर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के लिए उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला आपने देखा क्या होता है, ओमेगा एल। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा ए, यानी 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ डीसी। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई एक्सेल जो होता है, एक्सेल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। इसका मतलब मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम एसी की बात करें, डीसी में तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सेल 0 है, यानी क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है। लेकिन एसी में आप देखेंगे जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा क्या, इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी, राइट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्किट द करंट लैक्स द वोल्टेज बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 द सर्किट कंटेन्स। बोला जा रहा है कि भाई करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज से और फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 का। तो अगर पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, अगर पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है, या तो सर्किट जो है वो प्योर कैपेसिटिव है या प्योर इंडक्टिव है, राइट। तो या तो सर्किट में प्योर इंडक्टेंस है, राइट, यानी ये एसी सर्किट है। ओके, और इसमें क्या है, प्योर इंडक्टेंस है, यानी सिर्फ इंडक्टेंस है। या फिर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस है, यानी सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है। ओके, तभी फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाई 2 होता है करंट और वोल्टेज में। तो ध्यान रखिएगा कि इंडक्टेंस, यानी अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उस केस में करंट जो है वो लैग करता है, करंट लैग्स वोल्टेज, कितना, पाई बाई 2 फेज डिफरेंस से। करंट जो है वो लैग बिहाइंड होता है वोल्टेज के। यहाँ पर करंट लीड करता है, प्योर कैपेसिटिव में करंट लीड्स वोल्टेज। ओके, कितना फेज डिफरेंस से, पाई बाई 2 से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है देखिए करंट लैग कर रहा है, तो करंट लैग कहाँ करता है, करंट लैग करता है प्योर इंडक्टिव में, यानी सिर्फ और सिर्फ सर्किट में ओनली क्या होगा, एल होगा, इंडक्टेंस होगा, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following graphs represents the correct variation of capacitive reactance with frequency nu। तो ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि रिएक्टेंस जो होता है, कौन सा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरीके से वैरी करता है। यहाँ पर विच ग्राफ विल कोरस्पॉन्ड टू द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, यानी एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, राइट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ
कि XC जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है F के, राइट। XC जो है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC क्या होगा, कम होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ग्राफ में पहले XC अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, न्यू भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, न्यू या स्मॉल f, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो XC पहले बढ़ा और फिर कम हुआ, लेकिन यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि XC कम ही होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये ग्राफ गलत है, ये ग्राफ नहीं होगा। दूसरे में देखिए XC इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये भी गलत है, XC को तो डिक्रीज होना है। C देखिए, C में आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो XC कम हो रहा है। ग्राफ देख रहे हैं आप, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ग्राफ है, तो ये C वाला बिल्कुल सही है। फोर्थ में भी आप देखें D ऑप्शन में पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन C बिल्कुल सही होगा, यानी जो XC होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC कम होगा। ओके, फॉर्मूले से हमें पता लगा यहाँ पर, राइट। तो ग्राफ C विल कोरेस्पॉन्ड टू द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी न्यू और फ्रीक्वेंसी F। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन C बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। तो जैसे अभी हमने देखा था कि भाई XC फ्रीक्वेंसी पर किस तरीके से डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर XL जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो फ्रीक्वेंसी पर किस तरीके से डिपेंड करता है, फॉर्मूला देखेंगे। XL इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा L, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई FL, यानी ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई F और L आगे हो गया इंडक्टेंस। तो आपने यहाँ पर देखा क्लियरली कि XL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, फॉर्मूले में दिख रहा है आपको। XL फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ओके, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम F और न्यू दोनों से डिनोट करते हैं। तो देखिए न्यू बढ़ेगा यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XL भी बढ़ेगा। तो ग्राफ B में ऐसा हो रहा है, अदरवाइज बाकी में देखिए आप पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज ही कर रहा है, या फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ग्राफ B में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो XL भी बढ़ रहा है, यानी लीनियर रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर ग्राफ B बिल्कुल सही होगा। ग्राफ B विल कोरेस्पॉन्ड टू द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज ऑब्जर्व्ड, यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव में, या फिर प्योर रेजिस्टिव में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, किस में सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेशन हमें ऑब्जर्व होता है। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव की, तो प्योर रेजिस्टिव में अगर फुल साइकिल की बात करें तो एवरेज पावर का हमें जो फॉर्मूला ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, IRMS इंटू VRMS, राइट। और प्योर इंडक्टिव में एवरेज पावर ओवर फुल साइकिल कितना आता है, 0 आता है। और प्योर कैपेसिटिव में भी एवरेज पावर ओवर फुल साइकिल 0 आता है। तो आपने देखा पावर डिसिपेशन प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव में 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर डिसिपेट नहीं होती है, यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी सप्लाई होती है। ओके, और फिर एनर्जी क्या हो जाती है, वापस से विड्रॉ हो जाती है, यानी एनर्जी स्टोर होती है L में और C में। L में होती है एनर्जी स्टोर होती है, वो होती है हाफ LI², ओके, और C में होती है हाफ CV²। तो देखिए जितनी एनर्जी स्टोर होती है उतनी वापस रिटर्न हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है। यहाँ पर पावर रिक्वायर्ड होती है कितनी, अगर एवरेज पावर निकालें तो कितनी, √² वैल्यू ऑफ करंट इंटू √² वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो मैक्सिमम पावर जो डिसिपेट होती है वो किस में होती है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होती है। ओके, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। अगर हम RLC सर्किट की बात करें तो वहाँ पर एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वहाँ पर आता है देखिए IRMS इंटू VRMS इंटू cos∅, यानी वहाँ पर पावर फैक्टर की मल्टीप्लाई हो जाती है √² वैल्यू ऑफ करंट इंटू √² वैल्यू ऑफ वोल्टेज में। ओके, तो यहाँ पर भी पावर देखा जाए तो कम ही होती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, IRMS.VRMS, राइट। और ये कब होती है, प्योर रेजिस्टिव केस में, या फिर RLC है तो रेजोनेंस कंडीशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इन सीरीज LCR सर्किट द फेस एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज गिवन बाय। तो ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए, किस फॉर्मूले से आप फेस एंगल यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको याद होगा RLC सर्किट जो होता है उसमें आप जब फेसर डायग्राम्स बनाते हैं तो फेसर डायग्राम्स से आपको एक इम्पीडेंस ट्राइंगल मिलता है। आप शॉर्ट में याद रखें, एक इम्पीडेंस ट्राइंगल मिलता है जिसमें हाइपोटेनस होता है Z यानी इम्पीडेंस, परपेंडिकुलर होता है XL माइनस XC, और बेस होता है देखिए R। तो यहाँ पर
आपको बताना है कि ये फेस एंगल क्या है। देखिए फेस एंगल फाई की वैल्यू बतानी है। तो इस ट्राइंगल में आप देखेंगे tan फाई किसके इक्वल होगा, tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर है यहाँ पर क्या, एक्सएल माइनस एक्सी, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और बेस है यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो आप देखिए आपको एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। बाकी सभी यहाँ पर रॉन्ग है। ओके, यहाँ से आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला भी मिल जाता है, cos फाई होता है पावर फैक्टर। तो cos फाई क्या होगा, आपने पढ़ा है PBP HHB। ओके, तो cos फाई क्या होता है ट्राइंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी cos फाई आ जाएगा आपका R/Z। ओके, तो यहाँ से आप पावर फैक्टर निकाल लेंगे। इस इम्पीडेंस ट्राइंगल से आप देखिए पावर फैक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं, फेस एंगल ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लस इम्पीडेंस का फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। इम्पीडेंस का फॉर्मूला मतलब Z इक्वल्स टू, Z क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ओके, ये सब किस में आएगा, रूट में आएगा। तो यहाँ से आप इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस इम्पीडेंस ट्राइंगल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, हाइपोटेनस Z होगा, बेस आपका R होगा और परपेंडिकुलर होगा एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, tan फाई इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन RLC सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज क्वालिटी फैक्टर इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स कांस्टेंट और नन ऑफ दीज। तो देखिए RLC सर्किट में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q इक्वल्स टू 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C। ओके, क्लियरली आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर R की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप R की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो Q की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ओके, सो अगर आपको क्वालिटी फैक्टर हाई रखना है, क्वालिटी फैक्टर इज जस्ट अ नंबर। ओके, इससे हमें पता लगता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, राइट, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ओके, शार्पनेस ऑफ सर्किट हमें पता लगता है। तो अगर आपको क्वालिटी फैक्टर हाई रखना है तो आपको R की वैल्यू कम रखनी होगी, डिक्रीज करनी होगी। तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो खैर यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज करेगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आप क्वालिटी फैक्टर का याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द RLC सर्किट इज प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव इफ XL लेस देन XC, XL ग्रेटर देन XC, XL इक्वल्स टू XC और नन ऑफ दीज। यानी यहाँ पर XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC है यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि RLC सर्किट जो है वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा कब, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा या फिर इसके इक्वल होगा। तो देखिए अगर VL इक्वल टू VC होगा, अगर VL इक्वल टू VC होगा या फिर हम कहें XL इक्वल टू XC होगा तो हम उसको रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे। करंट और वोल्टेज सेम फेस में होंगे और सर्किट प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा। फिर हमने पढ़ा था अगर VL इज़ ग्रेटर देन VC होगा, कहने का मतलब XL इज़ ग्रेटर देन XC होगा, तो उस केस में सर्किट इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, इंडक्टिव की तरह। और इंडक्टिव में करंट जो होता है वो लैग करता है, करंट लैग्स वोल्टेज। और अगर VL लेस देन VC होगा यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज लेस देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये कब होगा, व्हेन XL इज लेस देन XC। ओके, तो उस केस में सर्किट कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है कि करंट लीड करेगा, करंट लीड्स वोल्टेज। ओके, अब π/2 लीड करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, यानी यहाँ पर कुछ फेस एंगल लीड करेगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि π/2 करेगा। π/2 कब करता है, जब प्योर कैपेसिटिव होता है या फिर प्योर इंडक्टिव होता है। तो यहाँ पर खैर करंट लीड कर सकता है, करंट लैग कर सकता है किसी एक 5 फेस डिफरेंस से। ओके, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो इसका मतलब वो कैपेसिटिव की तरह बिहेव कर रहा है भले ही π/2 फेस डिफरेंस ना हो। तो ऐसा कब होगा, जब VL लेस देन VC होगा या फिर XL लेस देन XC होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी XL लेस देन XC। तो अगर यहाँ पर लिखा है कैपेसिटिव की तरह बिहेव कर रहा है तो XL लेस देन XC होगा RLC सर्किट। RLC सर्किट कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कब करेगा, जब XL लेस देन XC होगा। और इंडक्टिव की तरह बिहेव कब करेगा, जब XL ग्रेटर देन XC होगा। ओके, और रेजिस्टिव की तरह बिहेव कब करेगा, जब XL इक्वल टू XC होगा। तो तीनों ही कंडीशन आप याद रखें। तो खैर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सीरीज
LCR circuit, the voltage across an inductor, capacitor and resistor are 20, 20 and 40 volt respectively. The phase difference between the applied voltage and current in the circuit is. ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए, आपको बताना है कि फेज डिफरेंस कितना होगा अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट के बीच में. ओके अगर आपको यहाँ पर किसी RLC सर्किट में वैल्यूज़ दी हुई हैं कि भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है, देखिए रेजिस्टर के अक्रॉस 40 वोल्ट. ओके 40 वोल्ट है ये, और इंडक्टर के अक्रॉस है 20 और कैपेसिटर के अक्रॉस है 20. तो यहाँ पर पूछा गया है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा. तो आप ध्यान रखें कि अगर हमने बताया था कि अगर VL इक्वल टू VC होता है तो रेजोनेंस कंडीशन रीच हो जाती है. उस केस में इसका मतलब क्या है, कब हुआ, जब XL इक्वल टू XC होगा. यानी इस केस में जरूर XL इक्वल टू XC रहा होगा, इसलिए VL इक्वल टू VC होगा. देखो यहाँ पर L पर भी कितना है 20 वोल्ट और 20 वोल्ट है, और C पर भी कितना है 20 वोल्ट है. तो इसका मतलब रेजोनेंस कंडीशन है. रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, करंट वोल्टेज सेम फेस में होते हैं. इसका मतलब दोनों का फेसर एक ही डायरेक्शन में, I नोट भी और V नोट या E नोट भी. इसका मतलब फाई की वैल्यू 0 डिग्री. फाई कितना है 0 डिग्री. पावर फैक्टर 1 है, क्योंकि फाई 0 है तो कोस फाई कितना होगा, कोस फाई होगा देखिए 1, क्योंकि फाई 0 है. तो यहाँ पर खैर पूछा गया है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितना होगा 0 डिग्री होगा. तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि VL VC के इक्वल है. अगर VL VC के इक्वल है तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है. कितना होता है देखिए 0 डिग्री. ओके अगर मान लीजिए यहाँ पर फेज डिफरेंस यहाँ पर अगर VL VC का इक्वल ना होता तो उस केस में आप फॉर्मूला लगाते. कौन सा फॉर्मूला, tan phi वाला जो भी हमने डिस्कस किया था, tan phi इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR. ओके तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ रखते. तो यहाँ पर अभी आप वैल्यू रखोगे तो 20 माइनस 20 अपॉन 40 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा. तो tan phi 0 है तो इसका मतलब फाई की वैल्यू 0 है. लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर होता, लेट सपोज हम मान लेते हैं VR की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर दी होती 20 और VL की वैल्यू दी होती 40. तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, VL की जगह 40 माइनस VC की जगह 20 अपॉन VR की जगह यहाँ पर लिखते हैं हम 20. तो ये कितना होता है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 20/20 और वैल्यू आती देखिए 1. तो अगर tan phi की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री. तो उस केस में एंगल कितना आता, 45 आ जाता. लेकिन उस केस में हमें ये फॉर्मूला लगाना होता क्योंकि VL और VC इक्वल नहीं है. तो खैर अगर इक्वल है तो सिंपल है, रेजोनेंस कंडीशन है, उस केस में करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं. ओके अगर सेम फेस में नहीं है यानी VL इक्वल टू VC नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, ध्यान रखिएगा. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन द सीरीज RLC सर्किट शॉन बिलो द इम्पीडेंस इज. ऑप्शन देख लीजिए, आपको यहाँ पर इम्पीडेंस बताना है. ओके तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है RLC सर्किट के लिए, आप ध्यान देंगे. इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ओके अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. तो R तो यहाँ पर दिया हुआ है 300 ओम, लेकिन आपको यहाँ पर XL और XC निकालना है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो XL क्या होता है, XL होता है स्टूडेंट्स ओमेगा L, जिसको हम लिखते हैं 2 पाई FL. और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पाई, F कितना दिया है 50/पाई. ओके तो ये हो जाएगा 50/पाई और L की वैल्यू दे रखी है 1 हेनरी. देखिए यहाँ पर. ओके तो ये आ जाएगा देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया है 100 ओम. तो XL की वैल्यू आ गई देखिए यहाँ पर कितनी आई 100 ओम. ओके उसी तरह हम XC भी यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे. XC होता है देखिए 1/ओमेगा C. ओमेगा C बोले तो 1/2 पाई FC, राइट. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 पाई F कितना दिया है, F दिया है 50/पाई और C दिया है यहाँ पर 20 माइक्रोफैरड यानी 20 इंटू 10⁻⁻6. ओके माइक्रोफैरड में फैरड में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके. पाई से पाई कैंसिल, इट विल बी 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻6 अपॉन ये आ जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 20 यानी ये होगा 2000, राइट. अगर आप यहाँ पर देखें तो ये होगा ओके नीचे होगा यहाँ पर 2000, 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसिल और ये 2 5 10 यानी कितना आया 500 ओम. ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर XC की वैल्यू आई यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आई 500 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आई 100 ओम. तो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं. R कितना दिया हुआ है 300, तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस XL कितना है, देखिए XL कितना है 100,
तो 100 माइनस 500, XC कितना आया था 500, इसका स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स राइट, यानी 90,000। ओके प्लस, और ये होगा अंदर 400 माइनस 400 का स्क्वायर यानी 16, और ये फिर 4 zeros। ओके, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद अंदर जो वैल्यू आएगी 16 और 9 यानी कितना होता है 25, और 25 के आगे फिर आपको लगा देनी है 4 zeros। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर यानी 500 इंटू 500। ओके, जो कि हो जाएगा आपका कितना 500 ओम। यानी जेड की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, जेड की वैल्यू यहाँ पर आई, इम्पीडेंस की वैल्यू 500 ओम। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। तो आपने समझा यहाँ पर कि कैसे आप इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके, और आपको इसमें क्या निकालना होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ अच्छे एमसीक्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।